हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा आज आपके लिए ग्रुप डी का सेट नंबर 3 लेके आया हूं। इससे पीछे मैंने आपको ग्रुप डी का सेट 2 कवर करा दिया है। आज का सेट शुरू कराने से पहले 20 सेकंड का समय मैं आपका लूंगा। देखो दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा कराया हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना सेट है या फिर चैप्टर वाइज जो सीरीज है आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और उसमें अपना कमेंट मुझे जरूर दिया करो। आपका कमेंट पढ़ने से मुझे एक और मेहनत करने की अंदर से प्रेरणा मिलती है, तो आपको कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। देखिए भाई, पहले आज के सेट में कुछ प्रयोग में बातें आएंगी, उन बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। बहुभुज के बारे में जान लो। देखिए, बहुभुज का जो अंतःकोण होता है, अंतःकोणों का योग जो होता है n-2 गुणा 180 अंश होता है, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक बहिष्कोण, तो बहिष्कोणों का योग होता है 360 और n क्या है, भुजा। अगर 360 में भुजा से भाग दे दोगे ना तो यहां से निकल के आएगा प्रत्येक बहिष्कोण। अगर मान लो आपसे प्रत्येक अंतःकोण पूछा होता तो इसमें n से भाग दे देते, प्रत्येक अंतःकोण निकल के आता। तो देखो यहां से प्रत्येक अंतःकोण के बारे में भी बताया गया है। कुल बहिष्कोण का योग 360 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे, n ब्रैकेट n-3 और बाई कितना होता है, 2 होता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। मैं ये आपको इसीलिए लेकर आता हूं हर सेट में, जिससे आप प्रत्येक सेट में देखो, अगर कहीं और बहुभुज का सवाल आएगा फिर से मैं ये लेके आऊंगा, जिससे आपका पेपर तक अच्छे से ये चीज रिवाइज हो पाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, कुछ और समझिए यहां पर। नेक्स्ट देखो, कुछ आपको घन से संबंधित बात समझो ध्यान से। घन का परिमाप होता है 6 से। क्यों होता है, ध्यान सुनो। घन का जो एक सतह होता है वो वर्गाकार होता है, ये बात ध्यान रखना। घन का एक सतह कैसा होता है, वर्गाकार। सतह कितनी होती है, 6, तो 6 से हो गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ, अब देखो एक पृष्ठ का कितना होगा क्षेत्रफल, a² होगा या नहीं। अरे वर्गाकार है तो भुजा स्क्वायर। कितनी सतह है, तो 6 a²। घन का पार्श्व वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a²। पार्श्व मतलब होता है बाहरी, जो बाहर का जो हिस्सा होता है ना, 4 सतह तो होती है बाहर, एक ऊपर नीचे, इस साइड में और इस साइड में, जो 4 सतह आपको नजर आती है उसका। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू होता है, याद रखना। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 × 1 भुजा होता है। बोलो बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट इसी में देखिए आगे नेक्स्ट। अब यहां घनाभ के बारे में थोड़ा देख लो भाई। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्यों होता है कि घनाभ की लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। या कोई भी आपस में बराबर LV बराबर H नहीं होता है, ठीक है ना भाई। अब देखो घनाभ का आयतन तो हो गया LVH। घनाभ का परिमाप क्या होगा, आयत के परिमाप में ऊंचाई से गुणा कर दो, घनाभ का परिमाप आएगा, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LV BH और HL होता है, ठीक। आगे सुनो, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो रूट में L² B² और H² होता है। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूला है, इनको आपको याद रखना है। आगे सेट में हम इनका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन इनसे संबंधित अपनों को मिलेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, मार्क को 4.5 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, ठीक है। उसने 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाले बस से या फिर इन दोनों साधनों से पूरी यात्रा की है। उसने बस द्वारा कितने समय में ये यात्रा कर ली थी। आपका काम होगा इस वीडियो को रोकने के बाद 10 सेकंड सवाल को स्वयं से पढ़ने का, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो 4.5 घंटे में टोटल यात्रा करी है। अब मैं क्या मानता हूं, उसने किस से करी है, ट्रेन से करी है और बस से करी है। बस का पूछा है, मान लो बस के द्वारा उसके द्वारा जो समय लिया गया समय है वो x है, तो बाकी ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 4.5 और माइनस कितना होगा x। ये ट्रेन के द्वारा लिया गया क्या हो गया, टाइम हो गया। बोलो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। आगे समझो, दूरी कितनी है, 220 किलोमीटर। अब ट्रेन से कितना गया है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो 4 गुणा समय दूरी होती है ना, तो 60 गुणा 4.5 और माइनस अपने पास क्या है, यहां से x है, ठीक है। यहां तक
अब देखो बस की चाल कितनी है 40, तो ये समय कितना है इतना, तो 40 गुणा कितना हो जाएगा समय, यानी ये बन गई दूरी अपने पास। ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक। तो अब देखो अपने पास कुल दूरी कितनी बन गई 220 बन गई या ना बन गई भाई। देखो ये क्या होता है, चाल गुणा समय दूरी, चाल गुणा समय दूरी, बोलो बात क्लियर। और कुल दूरी कितनी है 220 है। इसको सॉल्व करो, 6 पंजे 30, यानी एक जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा, पहले तो ये समझो। तो 6 पंजे 30 बचा 3 और 6 चौक 24 और 3 27 270, माइनस का होगा यहाँ से कितना भाई 60x और प्लस का अपने पास ही कितना है 40x और बराबर 220 है। देखो करो सॉल्व, यहां से बचेगा आपका माइनस का 20x बचेगा या ना, ठीक है, बराबर इसको घटाओगे उधर ले जाके कितना बचेगा माइनस का 50, ये इससे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड कर दो भाई, तो आएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया 2.5 घंटे आ गया। या अरे 1/2 लिखोगे और इसको घंटे में चेंज करोगे तो कितना आएगा 2.5 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर दिस क्वेश्चन। हो गया क्लियर। मैंने क्या कर दिया भाई, बस के द्वारा लिया गया समय x माना है और ट्रेन के द्वारा लिया गया समय मैंने, कुल समय था अपने पास 4.5, उसमें से मैंने x को बाहर निकाल दिया, तो आपके पास ट्रेन के द्वारा लिया गया समय यहां से बच गया। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है यहां तक। अब देखो कितना होता है चाल गुणा समय दूरी, चाल गुणा समय दूरी, और दूरी कुल कितना है 220 है। हो गया क्लियर। आपका आंसर x का कितना आ गया, यही पूछा था, बस के द्वारा तय किया गया समय कितना है तो 2.5 घंटे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका पूरा प्रीवियस सेट मैंने आज उठाया है आपका 2 नंबर क्वेश्चन की हम लोग यहां बात करते हैं। क्या एक कंपनी के परिचालन की लागत नीचे दे रखी है, ऋण का ब्याज है, वेतन है और कर है, किस प्रकार दे रखी है। 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख है। देखो 2016 में कुल व्यय कितना है अपने पास, बहुत ध्यान सुनना है, 25 और 50 75 और 25 100% का मान है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये जो मान है ना भाई, ये कितने परसेंट का है 100% का है। बोलो बात क्लियर। ओके आगे देखो, और 2017 में व्यय किया गया कुल धन कितना है 150 है। ये मतलब 25 55 कितना हुआ 80 और ये 100, ये भी 100% की वैल्यू है अपने आप में। ठीक है, 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था। देखो अब 2016 में वेतन कितना है 50% है। बोलो यहां तक बात क्लियर हो रही है। ये कितने परसेंट का मान था 100% का 2016 में, तो 50% का मान कितना होगा 60 लाख होगा कि ना भाई। ये हो गया अपने पास 60 लाख वेतन 2016 में। अब बात करते हैं 2017 में वेतन कितना है 55%, तो 2017 में और निकाल लो। 100% की वैल्यू कितनी है भाई 150 बटा, तो ये 100 है। अपनों को मान कितने का चाहिए 55% का मान चाहिए रे भाई। 0 0 कैंसिल, 5 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये यहाँ से 5 15, 1 5 15 और 1 कितना हुआ 16, ये 2 से काटोगे अपने पास आएगा 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 82.5। अब अधिक पूछा है कितना अधिक है, तो यहां से देखो दोनों में कितने का अंतर है 22.5 का अंतर है। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। आप साथ के साथ जितना भी बनाओगे क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं एक बार, आपके लिए 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन को पहले स्वयं से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, कहता है पाइप ए खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और पाइप जो बी है वो 6.25 घंटे का समय लेता है। ठीक है, जब टंकी खाली थी तो क्या हुआ आगे देखो, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, लेकिन कुछ समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी जो है 3.4 घंटों के समय में पूरी तरह से भर गई। बी इस टंकी को कितने घंटों के लिए खोला गया था। ठीक है, देखो ध्यान सुनना है, ए 5 घंटे में भर देता है तो ए 1/5 काम करता है। ठीक है, आगे देखो पाइप बी जो है बहुत ध्यान से समझना है, 6.5 घंटे में पूरी भरता है तो इतना काम करता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब कहा गया कुछ समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। अब ये बताओ दोनों पाइप को यदि एक साथ खोला गया तो ए तो जब से नल खुला है और जब तक टंकी भरा है
तब तक तो ए ने कंटिन्यू काम किया होगा और ये टंकी भर गई कितने में 3.4 में। इसका मतलब ए तो पूरा 3.4 चला होगा, तो 3.4 चल गया कौन, ए। इसको थोड़ा मैं साफ करके लिख देता हूं यहां से 3.4/5 ये ए चल गया यहां से। बोलो बात क्लियर। और मान लिया जो बी था वो x समय के लिए खोला गया था और ये बंद हो गया। ठीक है, काम कितना हो गया अपने पास, पूरा 1 हो गया। आगे बात यहां तक समझ में। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 50 काटोगे तो 17 बटा कितना होगा 25। बोलो बात क्लियर है। यहां से हटाओगे ऊपर 100 बढ़ेगा, काट दो 25 चौका 100 और 25 25 625। एलसीएम लोगे तो 25 होगा और ऊपर कितना हो जाएगा अपने पास 17 प्लस कितना है 4x और बटे में अपने पास है 25 और बराबर है 1। तो यहां से 4x की वैल्यू आएगी 25 में 17 जाओगे 8, तो 4 दूनी 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x क्या माना था, जितने समय के लिए b जो है खोला गया था। तो b कितने समय के लिए खोला गया था, 2 घंटे के लिए खोला गया। इज करेक्ट वन आंसर ऑप्शन नंबर बी। हो गया क्लियर यहां तक सवाल। चलो ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो भाई आ गया ना, मैंने पीछे सूत्र लिखाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 4, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 और गुणा 180 अंश बराबर है 1260। इसको छुपा स्तंभ बना दो फटाफट से। तो n-2 बराबर 18 से काटोगे 8 7 56 7 बार में गया तो n का मान 7 और 2 कितना आ गया 9। और जहां n क्या होती है, n होती है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 9। यही पूछा था ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या और पूछा जा सकता है आपसे। यह पूछता मान लो कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है। अगर यहीं पर पूछ लेता कि प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, तो हम जानते हैं टोटल जितना भी आंतरिक कोण का योग है, यदि मैं उसमें भुजा की संख्या से भाग दे दूं तो मेरे पास जो है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकल आएगा। आ रही ना बात समझ में। ठीक है, अब देखो कुल योग कितना है 1260 है दोस्त। अब भुजा अपने पास कितनी है 9 है। यहां से अगर हम 9 से इसमें भाग देते तो काट दो यहां से 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो प्रत्येक जो आंतरिक कोण होता वो 140 होता अगर पूछता तब। यहां बात क्लियर हो रही है ना। लेकिन यहां प्रत्येक आंतरिक कोण नहीं पूछा है आपसे, यहां पर जो पूछा गया भुजा की संख्या पूछी गई है। कितनी आ जाएगी 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये इसमें जरा थोड़ा दिक्कत रहता है, अगली बार से ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 5 बनाओ जब फटाफट से। ठीक है, चलो 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, समझो ध्यान से बात। एक प्राकृतिक संख्या 1 को छोड़कर का वर्ग या 3 का गुणक है या 3 के गुणक से अधिक है। यानी 1 को छोड़ दो, बाकी जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं उनका वर्ग करके आप ये बताओ कि वो 3 का गुणक है या फिर 3 से कितना अधिक है। ठीक है, जैसे हमने 1 को तो छोड़ दिया भाई। अब हम यदि 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब 3 के गुणक से, ये तो पूछा है ना खाली स्थान, तो 3 का गुणक होता है मान लो 1 3 एकम 3। अब 3 एकम 3 कितना आया 3, कितना अधिक है उससे, ये 1 अधिक है। तो बस यही पूछा था। आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। ठीक है, आते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 की तरफ। देखो भाई 6 नंबर सवाल क्या आपसे पूछता है। एक जूट बैग को 45 रुपए में खरीदा है। ठीक है, अस्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। इजी सवाल था। 45 रुपया अपने पास है। अब इस पर 20% लाभ का मतलब होता है 6/5। तो यहां से क्या बन गया, एसपी बन गया। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 में 45 और ये आंसर आ गया 9 6 कितना 54। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, पाइप ए एवं बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को
24 घंटे में भर सकते हैं। चलो करा दो भाई। ए और बी एक साथ काम करते हैं तो इस टैंक को 24 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। यदि 8 घंटे एक साथ काम करने के बाद, देखो 24 घंटे में दोनों साथ साथ मिलकर भर देते हैं। अब दोनों ने मिलकर क्या घंटे काम किया? 8 घंटे। अरे 1 घंटे में इतना है तो 8 घंटे में कितना होगा? तो मैं अब इसी को 8 बना देता हूं, यहां से मिटा दो इसको, 1 मिनट। 8 बट्टा कितना हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा। तो 1/3 काम तो 8 घंटे में इन दोनों ने मिलके निपटा दिया। बोलो बात क्लियर? ठीक है। आगे देखो, 8 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया लेकिन ए खुला रहता है, ठीक है भाई। इतना जब काम हो गया तो आप कहोगे सर जो शेष काम बचेगा वो 2/3 बचेगा। अरे 3 में से 1 हो गया तो शेष काम कितना बचा? 2/3, ठीक है। आगे देखो भाई, लेकिन ए खुला रहता है तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे का समय लगता है। देखो 8 घंटे का समय पहले हो चुका है पूरा, इसका मतलब यह हुआ जो टैंक शेष बचा है वो अब 20 घंटे में भर गया। अरे पूरा 28 घंटे में भर जाता है और 8 घंटे पहले दोनों मिलकर साथ काम कर चुके हैं, अब भी बंद हो गया तो बाकी का जो 20 घंटा बचा होगा उसमें ए अकेले ने काम किया होगा। अब देखो शेष काम जो है इसको निपटा दिया गया क्या घंटे में? 20 घंटे में। 2 ढाई के 20 और 1 का मान कितना आ गया? 10 तिया 30। और ये 1 क्या आया भाई? ये आया ए का। किसका आया? ए का। तो ये पूछा था ए अकेला इस टैंक को कितने समय में भर देगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। यानी जब मोनिका का जन्म हुआ था उस समय इसके जो पापा जी थे वो 38 वर्ष के थे, ठीक है। जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी। अब किस समय उसकी बात होगी आगे, जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था। ये 4 वर्ष छोटी बहन कौन है? तो ये मोनिका की बहन है। यानी मोनिका के जन्म के 4 साल बाद उसकी बहन का जन्म हुआ है। यानी जब मोनिका के जन्म के 4 साल बाद उसकी बहन का जन्म हुआ तो उस समय उसकी मां 36 वर्ष की हो गई थी। तो अगर मैं कहूं जिस समय मोनिका का जन्म हुआ था तो उसकी मां कितने की होगी? तो आप कहोगे सर 36 में 4 घटा दीजिए, 32 की होगी, ठीक है। तो मोनिका के जन्म के समय मां हो गई 32 की और पापा हो गए 38 की। क्वेश्चन में पूछा गया माता पिता की आयु के बीच अंतर क्या होगा? तो 38 और 32 का अंतर होता है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां से कहता है 3 संख्याओं का माध्य 20 है। माध्य 3 संख्याओं का माध्य मतलब होता है औसत, ठीक है। आगे देखो, इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास क्या होता है? लिख ले वही, ठीक है। परास क्या होता है? परास को ही कहते हैं हम लोग रेंज क्या होता है? आपका सबसे बड़ा अंक लोगे, बड़ा मैं यहां लिख देता हूं हाईएस्ट, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, ये होता है परास, ठीक है। ये आप याद रखना। अब अपने क्वेश्चन में आ जाओ तो परास दे रखी है 12। सबसे छोटी संख्याओं के बीच दो सबसे जो छोटी संख्या है उनका अंतर 3 है। अब कैसे करना है इस सवाल को देखो, हमने मान लिया यहां से कि सबसे जो छोटी संख्या है दोस्त वो यहां से हम मान लेते हैं अपने पास x है। अब सबसे 2 छोटी संख्याएं जो हैं उनके बीच का अंतर 3 है। तो अब ये कह सकते हैं दूसरी जो छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी? तो x + 3 होगी। अब परास कितना दे रखा है? तो परास दे रखा है यहां पर 12। परास क्या होता है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर। तो मैं कहूं तीसरी संख्या जो है वो क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? तो वो होगी भाई x + 12। अरे तभी तो सबसे छोटी का और सबसे बड़ी के बीच का अंतर 12 होगा, तभी तो परास 12 होगी, ठीक है। अब आप समझ गए यहां तक। आगे सुनो, तीनों का माध्य यदि 20 है,
तो योग कितना होगा 60 होगा। ठीक है, तो देखो योग 60 है तो x और x कितना हो गया 3x प्लस 12 और 3 15, इनका योग है यहां से 60। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा 45, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 15। और क्वेश्चन में पूछा गया है यहां क्या पूछा गया है भाई, 3 प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी ये वाली है। x का मान कितना है 15 और ये है अपने पास 12, और 15 और 12 कितना होगा भाई 27। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा ए, करेक्ट वन आंसर दिस क्वेश्चन। हो गया क्लियर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको कभी भी धोखे में नहीं रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एग्जाम में जो आता है वही कराऊंगा, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर पर। आगे देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, बोडमस नियम पर ही प्रीवियस सेट तो मैंने आज लिया है आपका। देखो यहां पर क्या है 3 प्लस 100, ये अपने पास 3 प्लस 32 है और ये भाग 8 है तो बटे में ले लो, गुणा 52 है और 9 और 4 कितना होगा 13 और ये भाग है तो बटे में ले लो। ठीक है, 13 चौका 52, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ते का अनुपात 21:16 है। देखो तांबा और जस्ते का जो रेशियो आपको दे रखा है वो कितना कितना दिया हुआ 21:16। उसके बाद जबकि निकिल और जस्ते का रेशियो, और निकिल अनुपात जस्ते का जो रेशियो है वो कितना है 7:24 है। क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई, तो तांबा जस्ता निकिल, यानी तांबा पूछा है, तांबा अनुपात जस्ता अनुपात निकिल का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो निकाल दीजिए भाई, कैसे निकालोगे, देखो यहां जस्ता है, यहां जस्ता है या नहीं, यहां जस्ता कितना है 16 और यहां है 24, तो दोनों तरफ जस्ते को क्या कर लो आप बराबर कर लो। यहां कितने से 16 छिक 96 और 24 चौका 96, यहां तो बात क्लियर है। तो देखो तांबा कितना होगा, तो 21 छिक्का हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126। जस्ता कितना होगा 16 छिक 96 होगा, और यहां से निकिल कितना होगा भाई, तो 7 चौक 28 होगा निकिल। ठीक है, इसको अभी काट दो, कितने से कटेगा एक बार भाई 2 से काट दे, 2 छिंग 12, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 8 16, और ये कट जाएगा 14 बार में, 63 48 14, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर। सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है और मेरे साथ साथ खुद से भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है, तो समूह की कुल संख्याएं कितनी है, समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं। यहां क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्या समझ रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ कुल का एक शब्द आगे ना कुल, और जहां कुल यानी टोटल शब्द लग जाए वो सवाल किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो मिश्रण से बन जाता है। कैसे समझो, 8 संख्याओं का माध्य 17 है, मैंने मान लिया जो शेष संख्याएं वो अपने पास x है, इनका माध्य कितना है 22 है। ठीक है, अब देखो टोटल का कितना है, तो आप कहोगे सर टोटल का तो 20 है, ओके घटा दीजिए, कितना बचेगा 2 और यहां से कितना बचेगा 3। अनुपात 2 का मान 8 है, यानी तो 1 का मान कितना होगा दोस्त 4 होगा, 2 का मान 8 है तो 1 का 4 होगा, 3 का मान कितना होगा, तो 3 चौक 12, यानी x का मान कितना हो गया 12 हो गया। क्वेश्चन में पूछा कुल संख्याएं कितनी है, तो 4 ये रही 12 ये रही, तो 12 प्लस 4, तो कुल संख्या अपने सॉरी ये 8 है, 1 मिनट, 8 ये रही और 12 ये, तो 8 और 12 कितना हो जाएगा 12 प्लस 8, कुल संख्या अपने पास हो गई 20,
यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? तो देखो इस सवाल को आप बेसिक नहीं बनाओगे, जहां आपको लगे कि टोटल की चर्चा हुई है आप उस सवाल को मिश्रण से बनाओ, ठीक है ना। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किया जिस पर 8% से साधारण ब्याज देय होता है, ठीक है। सारथी 5 साल के लिए इस धन को रख देता है, कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो ऐसा ही बराबर होता है अपना PRT, P इतना है, RT तो कितना, 8 पंजे 40% और बटे कितना होगा अपने पास 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 5 छक 30, 2 5 दूनी 10 पचम 25, 2 दूनी 4 और 625 दूनी होता है अपना 1250, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT और बटे 100, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, 5 8 40 यानी इसका 40% निकालना है। खत्म हो गया सवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से पढ़िए पहले और उसके बाद देखिए। एक जौहरी ने हीरे के लिए विशिष्ट रूप से बनाया एक हीरा, उसका जो विक्रय मूल्य है वो इतना है। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने इतना निवेश किया था और इतने श्रम शुल्क का भुगतान किया था। कच्चे माल की लागत का 20% सोना था, ध्यान समझो, कच्चे माल की लागत का 20% सोना था। तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितना खर्च किया? वेरी इजी क्वेश्चन था भाई। तो सोना खरीदने के लिए जो खर्च किया गया है वो कितना खर्च किया गया है? तो गौर से देखो, अरे ये था ना कच्चे माल, तो इसका निकाल दीजिए, कितना जीरो है? 4 है ना भाई, 2 2 4 और 1 5 जीरो है। इसका 20% निकालना था, बस यही आपको करना था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो अपने पास जो आंसर होगा वो कितना आएगा? 60,000 इज करेक्ट वन आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हो गया क्लियर? इसीलिए तो मैं कहता हूं रेलवे लैंग्वेज बड़ा करके देता है और आपको लगता है बहुत इजी सवाल हो गया, इसीलिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद आगे देखिए, बहुत मजा आएगा आपको वीडियो में, बहुत अच्छा आपको लगेगा। मैं फिर दिल से एक बार कहता हूं आपसे, फुल इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ाई करो। 25 सेट लगाने के बाद आप देखना कि आपका स्कोर कहां होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बनाओ भाई, रेकरिंग का क्वेश्चन है। कैसे बनता है रेकरिंग, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं, ठीक है। चलो देखो, ये आपका, इसको हम बार बोलते हैं, 0.6 के ऊपर बार है। तो सुनो, जैसे जिसके ऊपर बार होता है वो आदमी धनी होता है, उसे क्या मानना है? धनी। और धनी व्यक्ति को हमेशा कितना दिया जाएगा? बड़ा अंक मिलेगा 9। और जिसके ऊपर बार ना हो उसे हम देंगे 0, ठीक है। तो ये तो इजी था, तो 6/9, तो यहां से अपना आंसर आएगा 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी 2/3, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर? अब मान लीजिए यहीं पर मैं एक सवाल और करा दूं आपको, ठीक है। इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। देखो, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आया था, ये सवाल ऐसे होता और तब आपसे पूछता। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, जितनी भी संख्या दे रखी है, कितनी है? 63 है। इस 63 में से क्या करना है? जिसके ऊपर बार नहीं है उसे चिपका दो, हटा दो, घटा दो, ठीक है। हटा दिया। जिसके ऊपर कैप है तो वो धनी है, उसके लिए एक 9 दे दो, और जिसके ऊपर नहीं है उसे एक 0 दे दो। आंसर होगा 60/9, 90, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 3 3 9। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? फिर समझो 3 के ऊपर 12 मतलब 3 का रिपीटेशन है, बार का मतलब होता है रिपीटेशन। यह 63 में से जिसके ऊपर बार नहीं है पहले आप उसको घटा दो, जिसके ऊपर बार है उसके लिए एक 9 दे दो, और जिसके ऊपर नहीं है उसे 0 दे दो। बोलो बात क्लियर हो गई? चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर शायद आपका 17 था, अभी क्वेश्चन नंबर में दिक्कत हो जाती है भाई। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी आपका हो अब लगा लेना, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन में पूछा है 60 एवं 54 का लासा कितना होगा। तो 60 को आप क्या लिख सकते हो? 2 2 गुणा 2
अब 4 15 चौका 60 होता है ना, तो 3 4 3 12 और 12 पंजे 60 ऐसे लिख सकते हो ना। ऐसे 54 को कितना लिख सकते हो, 2 कितना बचेगा यहाँ से 27, 2 3 6 और 6 नेम 54, 3 3 9, 9 9 दूनी 18, 18 3 54, यही होगा ना। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54, ठीक है। अब क्या निकालना है, लासा। लासा में जो कॉमन है उसे तो एक बार लिख लो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसे यहाँ लिख लो। अब बाकी जो बचा कुचा है उसे लिख लो। कितना बचा, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से कितना बचा 3 गुणा 3। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिया नहीं है, उसने थोड़ा आपको घुमा दिया है। ऑप्शन कैसा दिया है देखो, सब में 10 है या फिर 6 9 बनने आए, तो 5 दूनी कितना होगा 10, 3 3 कितना होगा 9 और 3 दूनी कितना होगा 6, ऐसा दिया है 6 9 और ये 10, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 6 9 10, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर, 6 9 10। हो गया क्लियर, ठोंक दो एक लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। देखो 12 से विभाजित का मतलब क्या हो गया, वो संख्या 3 से कटे और 4 से कटे तो 12 से कटेगी। 3 से कटने का नियम क्या होता है, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, यहां देखो यही चेक कर लो, 8 8 और 5 कितना हुआ भाई 13, 13 और 3 कितना हुआ भाई, तो 13 और 3 होता है 16, 16 8 24, तो 24 4 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, तो लगा 24 नहीं सॉरी ये काटना था, 4 से काटने का नियम होता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए, वो कट रहा है अभी यहां से। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन, दिस करेक्ट वन आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां चार्ट के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पूछा है एक बार फटाफट से इसमें देख लीजिए भाई। क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई के द्वारा 5 वर्षों में उत्पादन किया गया मात्रा दे रखा है। ठीक है, मात्रा लाख टन में दर्शाया गया है। ओके, ये बात तुम सही कह रहे हो। ये जो ये है ना, ये वाला, ये इस प्रकार का ये एक्स है, ये वाला दिख रहा है ना आप लोगों को भाई, ये वाला क्या है एक्स है और ये काला वाला क्या है वाई है। तो यहां पर मैं ये इस प्रकार से बना देता हूं, ये आपका वाई है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो 2000 और 2004 में कंपनी एक्स और वाई के कुल उत्पादन में कितना अंतर है। यहां कहने का मतलब ये है 2000 में एक्स और वाई ने कितना उत्पादन किया। तो देखो 2000 में आप कहोगे सर एक्स और वाई ने मिलकर 80 किया है, और 2004 में कितना किया है दोस्त, तो यहां से 120 किया है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था भाई मेरे, तो डिफरेंस देखो 120 का और 80 का कितना होगा, तो 40 होगा। तो ऑप्शन में कौन सा है 40, तो देखो 40,000 तो होगा नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि ये सब किस में है, लाख टन में दे रखा है, तो इसलिए लाख टन में ही होगा भाई। ये 40,000 टन है, तो इन दोनों का अंतर 40 और ये सभी टन में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी ऑप्शन, दिस करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर, यहां तक समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, जो भी आपके पास हो। क्वेश्चन देखो फटाफट से। लकड़ी का एक टोकरी है जो 1.8 मीटर लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा है। इसका मतलब ये क्या है, घनाभ है। और घनाभ, अब आगे देखो, लोहे के घन से भरा हुआ है जो 6 मीटर चौड़ा है। अरे लोहे का घन चौड़ा हो ऊंचा हो कैसा भी हो यार, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, टोकरी में फिट आ सकने वाले घन कितने हैं, यानी दोनों का दोस्त आयतन बराबर करना है। यानी यहां क्या करना है भाई, तो यहां करना है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा आपका किसका आयतन। अब ये आपको इसमें फिट करना है 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन, घन का आयतन। यहां तक बात क्लियर हो गई, आयतन। ठीक है, ओके। अब इसको कर डालो सॉल्व। ये 1.8 मीटर है, 1.5 मीटर है और ये 1.2 मीटर है। ठीक है, अब ये सब मीटर में है, तो अब अभी मैं इसको कर लेता हूं सॉल्व। घन का आयतन होता है a क्यू, तो 6 का क्यू कितना होगा 216 सेंटीमीटर क्यू,
और गुणा मान लेते हैं n घन इसमें फिट हो जाएगा। अब ये है अपने पास यहाँ से मीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे ना तो इसमें देखो क्या होगा 1.8 गुणा 1.5 गुणा 1.2, तो 3 बार 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 3 है ना भाई क्यू में है, 3 बार 100 से गुणा कर दो और बराबर में 216 सेंटीमीटर क्यू है ही, और n का मान निकालना है। इजी हो गया। देखो 2 जीरो यहाँ पर अपने पास है, 2 जीरो से ये 2 दशमलव खत्म हो जाएंगे या नहीं, और इस वाले जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, हो गया। अब काटो यहाँ से, कुछ कट जाए तब कितना कितना कटेगा भाई, देखो तो ये 12 से कट सकता है क्या, तो कटेगा। देखो 12 एकम 12 और कितना बचा अपने पास यहाँ से 9 और 12 अट्ठे 96, 18 12 में कट गया, 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये 15 है और ये कितना है 1000 है यहाँ से, तो ये 15 के पीछे कितना जीरो बचेगा 3, ये किसका मान आ गया n का, तो अपने पास जो आंसर होगा वो 15000, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, कहता है भाई यहां पर एक लड़की 16 किलोमीटर प्रति आवर की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर प्रति आवर की गति से पैदल चल सकती है, ठीक है। 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे इतने घंटे का समय लगा है। मैं चाहूंगा आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको ट्रेन से संबंधित कराया था बिल्कुल सेम उसी पर आधारित है, जरूर इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे मुझे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑफिस में कुर्सी और मेजों का अनुपात दे रखा है अभी 9:7। कुर्सियों की संख्या मेजों से 42 अधिक है, अनुपात में कितनी अधिक है 2, और 2 का मान कितना है 42, तो 1 का मान कितना होगा यहां से भाई, 1 का मान होगा 21। क्वेश्चन में पूछा ऑफिस में कुर्सियां कितनी हैं, तो कुर्सियों का मान कितना है 9, तो निकाल दीजिए 9 का मान, तो 21 नैमा कितना होगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 21 नैमा होता है 189। ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन में कहा गया सनी और पाउल मिलकर एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि पाउल उसी काम को 18 घंटे में अकेला कर देती है, ठीक है। एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं, तो यहां पूछा हुआ है सनी और जैन, ओके ठीक है। देखो सनी है और पाउल है, इसको मिलके 12 घंटे में सिलटा देती है, और अकेली जो पाउल है ना इसको 18 घंटे में कर देती है, ठीक है। यहां से एलसीएम होगा 36, तो 12 3 36, इसकी 3 एफिशिएंसी हो गई और इसकी 2 एफिशिएंसी हो गई। अब देखो यदि मैं इसके, ये कौन है सनी है और ये पाउल है, इन दोनों में से पाउल को बाहर कर दूं तो क्या बचेगा अपने पास सनी, तो यहां से सनी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सनी की एफिशिएंसी 3 - 2 यानी 1 आएगी, ठीक है। तो ये 36 काम 1 एफिशिएंसी से सनी कितने समय में कर देगा, तो 36/1 यानी 36 दिन में कर देगा। तो सनी का कितना आ गया 36, और अपने पास यहां से जो नया आदमी है वो कौन है जैन है, वो 45 है। सनी और जैन मिलके कितने दिन में इसको काम को समटा देंगे, कौन कौन, सनी और जैन, क्या होता है AB/A+B। तो देखो ये 45 है और ये 36 है, और दोनों का योग 6 5 11, मेरे शायद हिसाब से 81 हो जाना चाहिए, 81 हो गया। तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4 नेम 36 और 9 पंजे 45। कहीं गलत हो गया सवाल, कितना हो गया भाई 9 पंजे 45 और 9 नेम 81, सॉरी गलत हो गया, 9 पंजे 45, 9 नेम 81 और 9 चौक 36, 4 और 5 चौक कितना होगा 20, यानी कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। आगे समझ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत ध्यान से समझना है ये सवाल। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा एबी को डी बिंदु पर स्पर्श किया गया है, डीई के लिए मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, ओके। एबी का मान 24 है और डीई का मान 9 है, बीडी का मान क्या होगा, इसको दोस्त ध्यान रखना, हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट, याद रखोगे ना, ठीक है। अब देखो
इसमें जो मान दे रखा है इसका दे रखा है शायद कितना दिया हुआ है 9, और ए बी का मान कितना दिया है 24। देखो याद रखना टेंजेंट का स्क्वायर बराबर होता है बड़के गुणे छुटके, याद होगा टेंजेंट का स्क्वायर बराबर क्या होता है बड़के गुणे छुटके, याद हो गया बड़का गुणा छुटका, बड़का गुणा छुटका, बड़का गुणा छुटका। टेंजेंट का स्क्वायर बराबर बड़का गुणा छुटका। अब बड़का का है छुटका का है वो देखो, टेंजेंट का स्क्वायर बराबर बड़का गुणा छुटका। टेंजेंट का स्क्वायर कितना होगा 9 में 81, बड़का तो बड़का पूरा यहां से लेके यहां तक है, और छुटका तो छुटका जोड़ो। बोलो बात क्लियर हो गई। बड़का ये वाला पूरा बड़का ये है और छुटका ये है, सॉरी ये वाला BD छुटका है, तो बड़का गुणा छुटका होता है। अब छुटका को कितना मानोगे x मान लो, खत्म सवाल। बड़का कितना होगा 24 + x, और छुटका कितने माने x माने, ठीक है। टेंजेंट का स्क्वायर बराबर बड़के गुणे छुटके, बड़के गुणे छुटके। हो गया सवाल। कौन सा ऑप्शन रख दूं कि लेफ्ट बराबर राइट हो जाए? आप कहोगे सर 3 रख दीजिए। देखो 24 और 3 27, और 27 3 81। आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त। ये क्वेश्चन एनटीपीसी मेंस में 17 में इतना रिपीट हुआ है, बहुत अच्छे से समझ लेना। देखो a + b किसी काम को 5 दिन में करते हैं। अब a + b किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि a अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर दे और b अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। मैं मान लेता हूं, देखो कैसे करने हैं ऐसे सवाल, बहुत ध्यान सुनना। मैंने माना a की क्षमता a है और b की क्षमता b है, तो ये दोनों मिलकर इनकी क्षमता हो गई। इस क्षमता से ये 5 दिन में वर्क करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। मैंने a की क्षमता a मान ली और b की क्षमता b मान ली। अब इन दोनों ने इस क्षमता से 5 दिन में इतना कुल वर्क कर लिया, ठीक है। अरे वर्क तो बराबर है। अब इसी वर्क को करने के लिए क्या हुआ, a ने अपनी क्षमता दुगनी कर ली तो 2a कर ली, ठीक है, और b ने अपनी क्षमता 1/3 कर ली, यानी b ने अपनी क्षमता 1/3 b/3 कर ली। तब यही काम कौन सा वाला, ये वाला, तब यही काम 3 दिन में सिमटा तो गुणा 3 कर दो, दोनों साइड हो गई बराबर। आपसे पूछा यदि इस काम को a अकेला पूरा करे तो क्या दिन में करेगा? देखो क्या करना है, यहां से देखो 5a प्लस अपने पास 5b और बराबर 3 की गुणा करोगे 3 दूनी 6a और प्लस 3 से 3 कैंसिल तो b बचेगा। इसको इधर ले जाओगे या इसको इधर ले आओगे तो 4b बराबर होगा अपने पास 1a। तो a/b की जो वैल्यू आ गई वो आएगी कितनी, यहां से a का मान 4 और b का मान 1 है। ये क्या आया, ये इनकी क्षमताओं का रेशियो आ गया। a की क्षमता 4 है, b की क्षमता 1 है। बोलो समझ गए ना यहां तक? ठीक है। ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? कौन से काम को? काम अपने पास था ये वाला, तो ए का मान 4, बी का मान 1, तो 4 और 1 5। कुल काम कितना होगा 5 × 5, यानी कुल काम कितना होगा 25। और ए की क्षमता कितनी है 4, 4 क्षमता से इस काम को कै दिन में करेगा 25/4 दिन में करेगा। और आपका आंसर आ गया 4 × 6 = 24, 6 सही 1/4 डेज। बोलो बात क्लियर हो गई? देखो फिर देखो एक बार ध्यान से, ए की क्षमता ए मान ली, बी की क्षमता बी। अब ये 5 दिन में करते हैं तो कुल काम इतना हुआ। इसी काम को करने के लिए ए ने अपनी क्षमता दुगनी और बी ने कर ली 1/3, तब ये काम सिमट गया 3 दिन में। तो 5 और 5 भी, 3 दूनी 6 और ये 3 कैंसिल, ये बी। ए को उधर ले जाओगे तो 1 बचेगा, बी को इधर ले आओगे 4b बचेगा। ए बट्टे में बी चला गया तो ए का मान 4 है और बी का मान 1 है। 5 यानी कुल इन दोनों क्षमता 5 है तो कुल वर्क कितना हो गया 25। और ए से पूछा ए की इफिशिएंसी है 4, 4 से भाग दे दी, 6 सही 1/4 डेज। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। अब आपका दिमाग घूम गया, यहाँ 5 किधर है और 4 किधर है, तो यही एग्जाम में दिमाग का खेल है।
तभी तो कहते हैं गिरकर चलना और चलकर संभलना, संभल कर नया इतिहास रच देना का नाम जवानी है। जवानी किसी के दर पर भीख नहीं मांगती और मौत के पिंजरे से अपनी चाहत को खींच लाना का नाम जवानी है। अब आप कहोगे चाहत, जैसी चाहत आती है ना तो आपका दिल गदगद हो जाता है। या चाहत वो चाहत नहीं है, या चाहत सरकारी नौकरी है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस पृथ्वी पर आए हो और कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो आपका मनुष्य जन्म लेना बेकार है। भगवान आपको कीड़ा मकोड़ा बना देता, रेंगने के काम तो आते। याद रखना, कुछ अच्छा करना है, सरकारी नौकरी लेने हैं, छोड़ने ना है। समझ गए ना यहां तक बात? तो देखो यहां 6/8, इसमें भाग दोगे 8 से तो कितना होगा, दशमलव लगा दीजिए भाई। 8 सत्ते 56, ठीक है, बचा 4 और 8 पंजे 40, ये हो गया। यहां से देखिए 6/25 में 25 से भाग दोगे तो कितना होगा, दशमलव लगाइए, 60 हो गया ना। 25 दूनी 50, 10 बचा, 25 चौका 100। अब आपसे पूछा स्थानीय मानों का योग, मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद का जब भी स्थानीय मान निकालना हो तो 5 लिख लो। 5 का निकालना है ना, इसके आगे जितनी संख्या है उतना 0 लगा के दशमलव लगा दो, ये इसका स्थानीय मान हो गया। यहां से 4 का स्थानीय मान 4 लिख लो, इसके आगे जितनी भी संख्या है उतना 0 लगा दो और इसको ऐड कर दो। बात क्लियर? इन दोनों का योग पूछा तो इन दोनों का योग 5 4 9 0.09। अरे ये क्या हुआ रे भाई, ऑप्शन में नहीं है। दशमलव हटाओ, नीचे 2 0 बढ़ाओ तो आपके पास आंसर आपके जेब में आ गया, आपकी आंखों के सामने बिलबिला रहा है। ये आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्त आज का सेट आपको पसंद आया होगा। ये 25 क्वेश्चन मैंने आज आपको सॉल्व कराए जिसमें मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है। आप भी मेहनत करिए, आप भी दिन रात एक कर दीजिए, ये बात आपको याद रखनी है। इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।